हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। आ की हत्या के लिए ब अभियोजित था। क्या कह रहा है? आ की हत्या के लिए ब अभियोजित था। ब के विरुद्ध आ की पत्नी ने यह साक्ष्य दिया कि हत्या के 2 दिन पूर्व आ ने ब की पत्नी का पत्र दिखाया था, जिसमें आ को बहरामपुर आकर अपना रुपया लेने के लिए बुलाया गया था। आ की पत्नी ने यह भी साक्ष्य दिया कि आ ने उसे यह भी बताया था कि वह दूसरे दिन वह बहरामपुर जाएगा। आ की पत्नी का साक्ष्य क्या ग्राह्य है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि आ की हत्या के लिए ब अभियोजित था। आ की हत्या के लिए ब अभियोजित था। ब के विरुद्ध जो आ है उसकी पत्नी का साक्ष्य दिया कि हत्या के 2 दिन पूर्व आ ने बा की पत्नी का पत्र दिखाया था, जिसमें आ को बहरामपुर आकर अपना रुपया लेने के लिए बुलाया गया था। आ की पत्नी ने यह भी साक्ष्य दिया कि आ ने उसे बताया था कि वह दूसरे दिन वह बहरामपुर जाएगा। आ की पत्नी का साक्ष्य ग्राह्य है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या एविडेंस एक्ट की जो धारा 32(1) है से संबंधित है और जो पाकला नारायण स्वामी के वाद के तथ्यों पर आधारित है। जो ये समस्या है एविडेंस एक्ट की धारा 32(1) से संबंधित है, साथ ही साथ पाकला नारायण स्वामी के केस के तथ्यों पर आधारित है। धारा 32(1) में उन व्यक्तियों का कथन सुसंगत बनाए गए हैं जो मृत्यु के कारणों के बारे में है। क्या कह रहा है? 32(1) में ऐसे व्यक्तियों के कथन को सुसंगत बनाया गया है जो उनकी मृत्यु के कारणों के बारे में है। आइए देखिए 32(1) क्या कहती है। मृत्युकालीन कथन, ड्राइंग डिक्लेरेशन भी इसे कहते हैं, का प्रावधान 32(1) में है। क्या कहता है कि जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। क्या कह रहा है कि यदि कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में या संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो, तब उन मामलों में जिसमें उसकी मृत्यु के कारण प्रश्नगत हैं। कह रहा है तब उन मामलों में जिसमें कि उसकी मृत्यु के कारण प्रश्नगत हैं, ऐसे कथन सुसंगत हैं। मतलब कह रहा है कि यदि कोई कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में या संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो, तो उन मामलों में जिसमें कि उसकी मृत्यु के कारण प्रश्नगत हो, ऐसे कथन सुसंगत होंगे। फिर कह रहा है चाहे जिस व्यक्ति ने उसे किया है करते समय उसे मृत्यु की आशंका हो या नहीं। कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने उसे किया है चाहे उसे मृत्यु की प्रत्याशंका हो या नहीं हो, यह मैटर नहीं करता। साथ ही साथ कहता है चाहे उस कार्यवाही में जिसमें मृत्यु के कारण प्रश्नगत हो प्रकृति कैसी भी क्यों न हो। कह रहा यह भी मैटर नहीं करता कि जो कार्यवाही है वह कैसी ही प्रकृति की क्यों न हो, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, इसमें यह भी मैटर नहीं करता। तो क्या कर रहा है कि यदि कोई कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में या संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो, तब उन मामलों में जिसमें कि उसकी मृत्यु के कारण प्रश्नगत हैं, सुसंगत होगा। ऐसा कथन क्या होगा? सुसंगत होगा। फिर कह रहा है कि यह मैटर नहीं करता कि जिस व्यक्ति ने उसे किया था उसे मृत्यु की प्रत्याशंका हो या ना हो, यह जरूरी नहीं है। और फिर दूसरा कहता है कि कार्यवाही चाहे कि ऐसी ही प्रकृति की क्यों ना हो, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, यह भी मैटर नहीं करता। ठीक है, आइए देखिए 32(1) के कथन को सुसंगत होने के लिए निम्नलिखित तथ्य या कुछ तथ्य होते हैं जो कि पूरा किया जाना आवश्यक है।
मतलब क्या कि 32(1) के लिए आवश्यक तत्व क्या है। कह रहा है कथनकर्ता द्वारा कोई लिखित या मौखिक कथन किया गया हो। जो कथन करता है, जिसने कथन किया है, वह कोई कथन किया हो जो कि चाहे लिखित में रिटन में हो, चाहे ओरल हो, मौखिक हो। फिर कह रहा है कथन मृत्यु के कारणों के बारे में हो। कथन क्या हो, वह मृत्यु के कारणों से रिलेटेड होना चाहिए। मृत्यु के कारण के बारे में कथन होना चाहिए। तीसरा कहता है कि कथन उन जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, के विषय में किया गया हो जिसमें कि उसकी मृत्यु हुई हो। क्या कह रहा है, कथन उन परिस्थितियों के विषय में किया गया हो जिसमें कि उसकी मृत्यु हुई हो। फिर कह रहा है कथन करने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु की प्रत्याशंका होना आवश्यक नहीं है। कथन करने वाले व्यक्ति को इस बात की प्रत्याशंका होना आवश्यक नहीं है कि उसकी मृत्यु होगी या नहीं होगी। साथ ही साथ कहता है कि कार्यवाही कैसी ही प्रकृति की क्यों न हो, कार्यवाही मैटर नहीं करता। साथ ही साथ एक आवश्यक तत्व और भी है कि कथनकर्ता की मृत्यु हो जाना आवश्यक है। अगर कथनकर्ता की मृत्यु नहीं होती तो एविडेंस एक्ट की जो धारा 145 और 157 है, उसके अंतर्गत जो है पुष्टि या खंडन के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन मृत्युकालीन कथन 32(1) के अंतर्गत वह सुसंगत नहीं होगा। मतलब क्या कि अगर कथनकर्ता जीवित बच जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर कथनकर्ता जीवित बच जाता है तो उसके कथन की वैल्यू क्या होगी। तो बता सकते हैं एविडेंस एक्ट की धारा 145 और 157 के अंतर्गत उसके जो कथन है उसकी वैल्यू होगी पुष्टि या खंडन करने के लिए, लेकिन 32(1) के अंतर्गत सुसंगत नहीं होगा। तो यहाँ पे मृत्युकालीन जो कथन करता है उसकी मृत्यु हो जाना आवश्यक है। यह भी एक एलिमेंट है। क्या कह रहा है, कथन कर्ता द्वारा कोई कथन किया गया हो, चाहे लिखित या मौखिक हो, कथन मृत्यु के कारणों के बारे में हो या संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई हो। कथन करने वाले को मृत्यु की आशंका होना आवश्यक नहीं है। कार्यवाही कैसी ही प्रकृति की हो, कार्यवाही भी मैटर नहीं करता कि सिविल है कि क्रिमिनल है, और कथनकर्ता की मृत्यु हो जाना आवश्यक है। जब मैं एविडेंस एक्ट में 32(1) पढ़ाऊंगी तो डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे समस्या के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत डीप में जाना उचित नहीं है। ठीक है। फिर देखिए, प्रस्तुत समस्या में अ की हत्या के लिए ब अभियोजित था। ब के विरुद्ध अ की पत्नी ने साक्ष्य दिया कि हत्या के 2 दिन पूर्व अ ने ब की पत्नी का पत्र दिखाया था जिसमें अ को बहरामपुर आकर अपना रुपया लेने के लिए बुलाया गया था। क्या कह रहा है कि अ की हत्या के लिए ब अभियोजित था। तो ब के विरुद्ध जो अ है उसकी पत्नी ने साक्ष्य दिया कि अ ने ब की पत्नी का पत्र दिखाया था जिसमें अ को बहरामपुर आकर अपना रुपया लेने के लिए बुलाया गया था। अ की पत्नी ने यह भी साक्ष्य दिया कि अ ने उसे यह भी बताया था कि वह दूसरे दिन बहरामपुर जाएगा। प्रस्तुत समस्या पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर AIR 1939 PC की है, प्रिवी काउंसिल की। क्या है कि जो समस्या है वह पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के तथ्यों पर आधारित है। इसमें मृतक की पत्नी का साक्ष्य जो कि उसके पति ने बहरामपुर जाने के पूर्व किया था। क्या कह रहा है, मृतक की पत्नी का साक्ष्य जो कि उसने बहरामपुर जाने के पूर्व किया था मृत्युकालीन कथन के रूप में सुसंगत था। क्या कह रहा है, इस मामले में जो मृतक है उसने अपनी पत्नी को बहरामपुर जाने के पूर्व जो भी कथन किया था वह मृत्युकालीन कथन के रूप में सुसंगत माना गया। लॉर्ड एटकिंग ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि 32(1) में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं मिलता कि कथन घटना होने के बाद या कथनकर्ता की मृत्यु के आसपास होनी चाहिए। जस्टिस लॉर्ड एटकिंग ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि 32(1) में ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि जो कथन किया जाए वह घटना होने के बाद किया जाए या कथनकर्ता की मृत्यु के आसपास ही किया जाए। कथन उस ऐसे समय भी किया जा सकता है जब मृत्यु के कोई कारण न तो पैदा हुए हों और चाहे मृत्यु की आशंका भी न हो कि वह मर जाएगा
तो कह रहा है कथन ऐसे समय भी किया जा सकता है चाहे भले ही जो घटना का कारण है वह पैदा भी नहीं हुआ हो या फिर ऐसे व्यक्ति को मृत्यु की प्रत्याशंका नहीं हो या फिर वह नहीं जानता हो कि वह मर जाएगा। परिस्थितियां समव्यवहार की परिस्थितियां होनी चाहिए। कह रहा है परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? समव्यवहार की परिस्थितियां होनी चाहिए। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त जो है मृतक का रेडी था। अभियुक्त की पत्नी का मृतक को पत्र भेजना और मृतक का अपनी पत्नी से यह कहना कि वह अभियुक्त के यहाँ बलरामपुर जा रहा है, फिर उसकी हत्या हो जाना। यहाँ मृतक का यह कथन कि वह उस स्थान की ओर जा रहा है जहां उसकी वास्तव में मृत्यु हुई और यह कि बा ने मुझे बुलाया है, यह सब समव्यवहार की परिस्थितियां हैं, क्योंकि इन्हीं समव्यवहार की परिस्थितियों के फलस्वरूप आ की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त 32(1) में मृत्यु की आशंका भी आवश्यक नहीं है। क्या कह रहा है कि जो प्रस्तुत समस्या है इसमें जो अभियुक्त है वो मृतक का रेडी था। अभियुक्त की पत्नी ने अभियुक्त की पत्नी को मृतक को पत्र भेजना और मृतक को की पत्नी द्वारा यह कहना कि अभियुक्त के यहाँ वह बलरामपुर जा रहा है, फिर उसकी मृत्यु हो जाना। फिर क्या कह रहा है मृतक का यह कथन कि वह उस स्थान की ओर जा रहा है जहां पर वास्तव में उसकी मृत्यु हो गई और यह कि बा ने मुझे बुलाया है, यह सब समव्यवहार की परिस्थितियां हैं जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो और 32(1) में मृत्यु की प्रत्याशंका होना आवश्यक नहीं है। अतः प्रस्तुत समस्या में बा की पत्नी का अ के नाम पत्र आना तथा आ का अपनी पत्नी को बताना कि वह बलरामपुर जाएगा और बा का आ का रेडी होना, ये सभी तथ्य जो कि मृत्यु से सीधा संबंध नहीं रखता किंतु 32(1) में ग्राह्य है। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत मामले में बा की पत्नी का आ के नाम पत्र आना, आ का अपनी पत्नी को बताना कि वह बलरामपुर जाएगा और साथ ही साथ यह कि बा का आ का रेडी होना, ये सभी तत्व मृत्यु से सीधा संबंध तो नहीं रखता लेकिन 32(1) के तहत ग्राह्य होगा, क्योंकि यह उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसके कारण जो आ है उसकी मृत्यु हुई है। क्या कह रहा है कि चूंकि यह सीधा संबंध तो नहीं रखता मृत्युकालीन कथन से, लेकिन उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसके फलस्वरूप जो आ है उसकी मृत्यु हुई है, इसलिए यह समव्यवहार की परिस्थितियों के कारण सुसंगत होगा। ऐसे मामले में जो है क्या हुआ था कि आ की हत्या के लिए बा अभियोजित था। बा के विरुद्ध आ की पत्नी ने यह साक्ष्य दिया था कि हत्या के 2 दिन पूर्व आ ने बा की पत्नी का पत्र दिखाया था जिसमें आ को बलरामपुर आकर रुपए लेने के लिए बुलाया गया था। आ की पत्नी ने यह भी साक्ष्य दिया कि आ ने उसे बताया था कि वह बलरामपुर जाएगा। आ की पत्नी का साक्ष्य ग्राह्य है? तो हाँ ग्राह्य है, क्योंकि उसने 2 दिन पूर्व अपनी पत्नी को बा की पत्नी का पत्र दिखाया था और बताया था कि रुपया लेने के लिए बुलाया गया है और यह भी कहा कि वह दूसरे दिन जाएगा। तत्पश्चात उसके जो शव को 7 टुकड़े में पाया जाता है, तो वह भले ही यहाँ पे कि ये सारी बातें भले ही सुसंगत ना हो, लेकिन समव्यवहार की परिस्थितियों के कारण जिसमें उसकी मृत्यु हुई हो के कारण सुसंगत होगा और 32(1) में ग्राह्य होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।